सर हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक डिस्कशन की थी। आज हमने उसी डिस्कशन को आगे लेके जाना है और हमने आज थोड़े से की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। जल्दी से बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, एक कंपनी है, ठीक है जी, ये कंपनी की मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है कंपनी की, ये बंदा है, ठीक है सर। इस कंपनी को फाइनेंस कौन देता है, पैसे कौन देता है? सर शेयर होल्डर्स देंगे, ठीक है जी। क्यों देंगे शेयर होल्डर कंपनी को पैसा? सर क्योंकि जब वो पैसे देते हैं तो ये सोच के देते हैं कि उनको एक टारगेट रिटर्न अचीव करना है। डन। अब मिसाल के तौर पर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी को 200 रुपए दिए और एक्सपेक्ट किया कि इस 200 रुपए में हर साल हमें 16% का डिविडेंड मिलेगा, 16% का रिटर्न मिलेगा। ऐसा ये 16% का रिटर्न कितना होता है 200 में? देखो 32 रुपए होता है। ऐसा 200 का 16% 32 रुपए होता है। इसका मतलब है कंपनी को जो 200 रुपए दे रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी विल रीपे या कंपनी विल पे एटलीस्ट अ डिविडेंड ऑफ 32 रुपए एवरी ईयर। ऐसा। अच्छा फिर एक और बंदा है सर यहाँ पे, यह है हमारा लेंडर। कौन है लेंडर? लेंडर कौन होता है? जो उधार देता है। ऐसा लेंडर कौन है? जो उधार देता है सर। ये कंपनी में मालिक नहीं बनना चाहता। क्या कर रहा है? उधार दे रहा, मालिक नहीं बनना चाह रहा। मालिक बनेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक दफा मालिक ने पैसे कंपनी में डाल दिए तो फिर निकाल नहीं सकता। ऐसा लेंडर कह रहे नहीं भाई, मैं ये पंचायतें नहीं पालना चाहता, मैं आपको दे रहा हूं 80 रुपए और मुझे इस 80 रुपए में सीधे सीधे 10% का सूद चाहिए। 10% का। मुझे एक बात बताओ सर, ये जो बंदा है लेंडर है, ये पैसे इन्वेस्ट कितने कर रहा है? 10 रुपए सर, 80 रुपए, और मांग क्या रहा है? क्या इस लेंडर के राइट्स और शेयर होल्डर के राइट्स में फर्क है? हाँ सर, लेंडर को हर हाल में सूद मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। सर शेयर होल्डर को डिविडेंड जब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब बताओ सर, कंपनी के पास टोटल कितना फाइनेंस मौजूद है? 280 रुपए का। और कंपनी ने 280 रुपए के फाइनेंस पे मेरे बच्चों कमाई कितनी करनी है? सर कंपनी ने 200 रुपए पे कमाने हैं कितने? 16%। कंपनी ने सर 80 रुपए पे कमाने हैं कितने? 10%। कंपनी ने टोटल कमाई कितनी करनी है? 40 रुपए की। कितने पैसों पे, कितने रुपयों पे? तो सर बताएं कंपनी क्या कमा रही है? एक एक कंपनी को क्या कमाना चाहिए? 14.28%। 29 कर दो, 28 कर दो, एक ही बात। ऐसा मुझे बताओ सर, कंपनी अगर 14.28% कमाई करे, किसके ऊपर? यार लॉजिकली एक बात कर देना, अगर मैं आज बैंक से लोन लेता हूं 10% पे, वो पैसा मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे 10% से ज्यादा रिटर्न मिले। ऐसा ही है ना? कंपनी को जो पैसा मिल रहा है किस परसेंटेज पे मिल रहा है? 14.28 पे। अच्छा कुछ पैसा इसमें ऐसा है जो 16% मांग रहा है, कुछ पैसा ऐसा है जो कितना मांग रहा है? कंपनी को ओवरऑल बेसिस पे कितने कमाने? 14.28। तो बताओ कंपनी ने ये 280 रुपए कहां इन्वेस्ट करने? वहां इन्वेस्ट करने जहां 14.28% से ज्यादा का रिटर्न है। ऐसा तो बताओ सर, इस मैनेजमेंट का क्या रोल है? इसके क्या दो काम है? एक तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करना, यानी ये रेट डिटरमिन करना कि मैंने कमाना कितना है, और फिर इसको कमाने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करना और वाकई काम करके पैसे कमा के देना। डन। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों गौर से सुनना, आज हमने इस टॉपिक को आगे लेके जाना है। ये वो चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने स्टेक होल्डर्स को उनका रिक्वायर्ड रिटर्न देना। अपने स्टेक होल्डर्स को, क्या मैंने कहा अपने शेयर होल्डर्स को? नहीं, मैंने क्या कहा? स्टेक होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स भी हैं और डेट होल्डर्स भी हैं। इन दोनों को क्या देना? अच्छा कंपनी को रिक्वायर्ड रिटर्न कमाना कितना? 40 रुपए ओवर अ कैपिटल साइज ऑफ रुपीज 280। 280 रुपए इस्तेमाल करके कमाना कितना? 40 रुपए। ऐसा। अब गौर से सुनना मेरे बच्चों, एक टेक्निकल डिस्कशन करने जा रहा हूं। आई होप तुम लोग मेंटली रेडी हो। एक बात बताओ, एक कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स मौजूद है, ये क्या होता है?
क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स? वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। जबरदस्त डेफिनेशन जी। और यार वो एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो नॉन करंट एसेट्स। ऐसा सर फिक्स्ड एसेट्स है मेरे पास से मिसाल के तौर पर 200 रुपीज की, डन। इस कंपनी के पास करंट एसेट्स मौजूद है कितने के? 100 रुपए के। टोटल पैसा कितना पड़ा हमारे पास? 300। ऐसा ये हमारी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको आप कहते हो। कंपनी के पास 300 रुपए के एसेट्स हैं, जिसमें से 200 रुपए के एसेट्स ऐसे हैं जो वाकई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रखे गए, पैसा कमाने के लिए रखे गए। 100 रुपए के छोटे मोटे एसेट्स हैं हमारे पास। टोटल एसेट्स कितने के? 300। ये एसेट्स कौन लेके आया? कहां से आए ये पैसे? गौर सुनना, ये पैसे कहां से आए? सर इस पैसे में से कुछ पैसा शेयर होल्डर्स लेकर आए, इनको हम नाम देते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये हमारे पास है जनाब कोई 210 रुपए। कौन लेकर आया? शेयर होल्डर्स लेकर आए ये पैसा। इस पैसे का हमने किया क्या? फिक्स एसेट्स खरीद लिए, कुछ करंट एसेट्स खरीद लिए, यही है ना। 210 रुपए लेकर आए शेयर होल्डर्स, क्या सोच के? वेरी गुड सर, हमने इस पे डिविडेंड खाना है। ऐसे ही है ना, शेयर होल्डर क्या सोच के 210 रुपए लेके आए कि हमने 210 रुपए पे डिविडेंड कमाना है। कंपनी के बाद 210 रुपए आए हैं, कंपनी ने उससे एसेट्स खरीद लिए। कंपनी को लोन मिला है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। से ये लोन है हमारे पास 70 रुपए का। कितने का? ये लोन किसने दिया? बैंक ने दिया ऑब्वियसली। बैंक हमसे क्या चाह रहा है कि सर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इसका मतलब है इस पे क्या पे करना है? डिविडेंड पे करना है। इस पे क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। ये पैसा कहां है इस वक्त कंपनी का? ये रहा ना सर, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ कंपनी के पास। ऐसा बिजनेस चल रहा है सर, ठीक ठाक। कमा के किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। कमा के किसको देना है? सर लैंडर को और शेयर होल्डर्स को। डन। लेकिन ये टैली नहीं हो रही बैलेंस शीट। एक और भी चीज है, क्रेडिटर्स। ये कौन है? क्रेडिटर्स ने 20 रुपए का सामान दिया हमें। वो सामान कहां है? ये रहा, करंट एसेट्स में शामिल होगा। इन्वेंट्री पड़ी है, करंट एसेट्स में शामिल होगी। क्या क्रेडिटर आपसे सूद लेता है? क्या क्रेडिटर आपको ये कहता है कि जी मुझे एक काम करो, थोड़ा सूद दे दो, आप 15 रुपए की गुड्स हैं, ये गुड्स ले जाओ, जब वापस करो तो 16 रुपए देना? नहीं। क्रेडिटर वो बंदा होता है जो आमतौर पे आपसे सूद चार्ज नहीं करता, आमतौर पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। मुझे बताओ सर, क्या मैं कह सकता, अच्छा वो एक अलग डिस्कशन है, आगे जाके हम शुरू करना है, ठीक है। मुझे बताओ, क्या ये क्रेडिटर्स की कोई कॉस्ट होती है? इनको क्या डिविडेंड देना है? इनको क्या इंटरेस्ट देना है? एक बंदा कह रहा है आप मुझसे कल 5 किलो टमाटर लेके गए थे, मुझे डिविडेंड दें उसके ऊपर। हमने कहा नहीं भाई, हम आपको आपका पैसा देंगे, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं। ऐसा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूं, ये कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्या ये कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस? बताओ कंपनी के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं? पैसा कहां कहां से आया? 3 जगह से है, शेयर होल्डर से है, और लॉन्ग टर्म लोन से है, और क्रेडिटर से है। इन तीनों में सबसे शरीफ आदमी कौन है? क्रेडिटर है। वो बेचारा कुछ नहीं मांग रहा, बाकी दो मांग रहे हैं। क्या मांग रहा है सर? शेयर होल्डर क्या मांग रहा है? डिविडेंड मांग रहा है। लोन वाला क्या मांग रहा है? सर तो ये जो लोग मांग रहे हैं ना, जिनके मुंह खुले हुए हैं, ये कहलाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या कहलाते हैं? आइंदा के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो आप क्या कहोगे? शेयर कैपिटल प्लस, यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्या चीज कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आती? क्रेडिटर्स नहीं आते। क्यों? ये मासूम लोग हैं, ये सूद नहीं मांगते। ऐसा, ये बात समझ आती है? अब बताओ सर, जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, जो भी कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, इसका क्या मतलब? कंपनी ने या तो उसको डिविडेंड देना है या उसको इंटरेस्ट देना है। मुझे बताओ हम उसको क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहेंगे? आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर आपसे कहे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दो, तो ये दोनों निकाल के दे दोगे? ऐसा? ऊपर वाली एग्जांपल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 200 और 80। यहाँ कोई करंट लायबिलिटी टाइप की चीज नहीं है। ऐसा? तो मुझे बताओ सर, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों में मोहित है। किन दो चीजों में? शेयर होल्डर्स इक्विटी और, ये समझ आता है? ये नोट करो, इसको हम अपने ऊपर वाली एग्जांपल में कनेक्ट कर रहे हैं। शाबाश।
अच्छा जी सर, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बेटा सारा डिस्कस कर रहा हूँ खुबैब, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूँ सर। ये जिस पर आप लिखते हैं इसे क्या कहते हैं? वन नोट। अरे कितने का आता है ये लैपटॉप? है बेटा को 30-40 हजार रुपए का आता होगा, सस्ता लैपटॉप है, इतना मुश्किल महंगा नहीं है। हाँ जी 25,000 वाला भी आता है। ऐसे क्लास के डेली रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, आपके पोर्टल के ऊपर जो है वो लाइव लिंक आ जाया करेगा, आप डायरेक्ट उससे इन हो सकते। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्रिएटर्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, बाकी सब कुछ आता है। एमएस ऑफिस में डाउनलोड, ठीक है जी। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर जिसका ताल्लुक आपसे जुड़ा हुआ है सर, कंपनी का ताल्लुक, कंपनी का कि क्या ले आया तू? अच्छा चल सही हो जा। चलो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कोई ना वो ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई क्या हो, कॉस्ट हो। ऐसा बढ़े हम आगे एक स्टेप। मैच का क्या हुआ, हार गया पाकिस्तान? तो खैर मेहमान आए थे यार, इतना तो मेहमान नवाजी होनी चाहिए। चलो जी मेरे बच्चों, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे आओ, सवाल देखते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, वैक के लिए 3 सोर्स है तो फाइनेंस में से हमारे लिए रेलेवेंट सोर्स कौन सा है जब हम वैक निकाल रहे होंगे? शेयर होल्डर्स इक्विटी और डेट होल्डर्स इक्विटी। सर हम शेयर होल्डर्स की 280 डिफरेंट रेट में नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो जब एक मैनेजमेंट को आप पैसा देते हो ना, तो मैनेजमेंट को आप ये नहीं कहते हो कि ये अब्दुल करीम का पैसा है और ये अब्दुल जब्बार का पैसा है। मैनेजमेंट कहती है नहीं मुझे पैसा दो और मुझे टारगेट बताओ करना क्या है। तो हम मैनेजमेंट को जितना पैसा देंगे टारगेट एक रेट देंगे हम उसको नहीं कहेंगे ये अब्दुल जब्बार है ये कम रेट मांग रहा है, ये अब्दुल कुद्दूस से ज्यादा रेट मांग रहा है। नहीं, वो कहेगा ऐसे तो मसला हो जाएगा यार, मैं तो खुल के इन्वेस्ट ही नहीं कर सकूंगा, मुझे एक वेटेड एवरेज रेट बता दो ताकि मैं अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट करूँ ना। ठीक है जी, आ रहा है हसीब, बिल्कुल आ रहा है सारा। 2 मिनट रुक जाओ सर, मुझे आपने ना एक सवाल सॉल्व करके देना है और ये मेरे हिसाब से आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। सुनो और तो सुनो, ये कह रहे जनाब फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ मिशकात लिमिटेड। असल मेरे पास एसेट्स हैं 1.996 बिलियन के, मिशकात लिमिटेड के एक्सट्रैक्ट्स हैं। करंट लायबिलिटीज मेरे पास 2,56,000 रुपए की है। टोटल एसेट्स लाता कौन है? 3 लोग लेकर आते हैं, शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट वाले और शॉर्ट टर्म डेट वाले। हम अज्यूम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डेट की कोई कॉस्ट नहीं होती है, हम अज्यूम कर रहे हैं अभी तक। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चीज होगी? कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ 2 चीजें होंगी, कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स इक्विटी और वो कह रहा है जनाब इक्विटी इज ट्वाइस द लॉन्ग टर्म लोन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपके पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसका 2/3 इक्विटी है, 1/3 क्या है? 1/3 लॉन्ग टर्म डेट है। ये अब समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक रोटी आई है, उसके 2 हिस्से क्या है? इक्विटी है। ठीक है जी, एक हिस्सा क्या है? सर ये ट्वाइस वाला तो आज तक मुझे क्यूटी में समझ नहीं आया सर। ये 3 हिस्से हैं एक चीज के। वो कह रहा है ये इक्विटी है, ये भी इक्विटी है और ये क्या है? लोन है, डेट है। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूँ इक्विटी डेट के मुकाबले में ट्वाइस है? सर लेकिन वो डी का डब्बा बड़ा है, मैं ये नहीं बोल रहा। 2 डब्बे इक्विटी, एक क्या है मेरे पास? अच्छा अब वो कह रहे हैं जनाब इक्विटी की कॉस्ट है 16%, इक्विटी होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? और सर लोन वाला हमसे क्या मांग रहा है? आप वैक निकाल के दें, शाबाश, शुरू हो जाए। वैक 18। अच्छा देखो 18 लॉजिकली भी नहीं हो सकता, क्यों? शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिटर्न मांग रहा है, वो 16% है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता।
और 10% से कम नहीं हो सकता। ठीक है, कितना 14 पक्का। कैसे? सबसे पहले मैंने निकाला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? मैंने लिखा होगा टोटल एसेट्स 1,996,000। ये टोटल एसेट्स 3 लोग लेके आए, शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म डेट वाले, और तो मैं काम करता हूं, मैं इसमें से क्रेडिटर्स को हटा देता हूं, तो मेरे पास उन लोगों के पैसे बच जाएंगे जो शेयर होल्डर और डेट होल्डर है। कितना? 17। इसको मैं नाम दे दूं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताओ इस कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने हिस्से? इसमें इक्विटी है कितने की? 2/3। इसमें डेट है कितने का? 1/3। तो निकालो 2/3 कितना होता है? 1160,000 और 5। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये डेट आ गया, ये इक्विटी आ गई, अब मैं वैक निकाल सकता हूं आराम से। सर मुझे 1.16 मिलियन पे कमाना है कितना? 16%। और 5,80,000 रुपए पे मुझे कमाना है कितना? ऐसा डिवाइडेड बाय कितना? ऐसा क्या आ रहा है देखो, एग्जैक्ट 14%। पक्का जी? 14.58 तो नहीं है ना? एक बच्चे का 14.58 आ रहा है। क्रेडिटर्स दिए लोन क्वेश्चन में सर देखो, मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं, हैंडआउट आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूं। आपकी किताब में सिर्फ वैक के ऊपर 150 क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस डाले हैं। पेपर का अब्बा भी इधर उधर नहीं होता अगर वो सवालात कर लो तुम ढंग से। ठीक है, 40। नमाज ब्रेक कब देंगे? नमाज के वक्त। कॉस्ट रिसोर्स ऑफ फाइनेंस में क्रेडिटर के अलावा और क्या आता है? क्रेडिटर्स ही आते हैं। अभी तक आपने ये अज्यूम करना है क्रेडिटर्स ही आते हैं। ठीक है, अदरवाइज पेरेंट कंपनी बाजू का लोन देती है, उस पर सूद चार्ज नहीं करती है। चलें बढ़े हम आगे, जाएं अगले सवाल पे। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? आसान सवाल था, क्या मसला था इसमें? हैं? मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे। जी मेरा भाई, हो सकता है वो भी इक्विटी का पार्ट है। अभी आएगा आएगा, अभी रुक जाओ, सर आ रहा है, आज की तारीख में सब आएगा। चलो जी, एक और सवाल, एक और सवाल सुनो। यार एक बात बताओ, बीकॉम करना आसान, कॉपी करने दें, कॉपी कर लो। बीकॉम करना ज्यादा आसान है सीए? सीए ज्यादा आसान? सही, खत्म सवाल, खत्म। इसके आगे जा ही नहीं रहा सवाल। सीए करना मुश्किल काम है, बीकॉम करना आसान काम है, इसलिए सीए को पैसे ज्यादा मिलते हैं। ऐसा इसका मतलब है जितना खतरे वाला काम करोगे उतना पैसा ज्यादा। ऐसा है या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, हरामखोर हंस रहा है, क्या याद आ गया भाई तुझे? ऐसा क्या याद आ गया कि तुमने खतरे वाला काम किया और तुम्हें पैसे मिले हैं? सीए करना तो हलवा है। नहीं वो बच्चे ने लिखा। अच्छा मैं बीकॉम में फेल हूँ, फेल का मतलब ये मेरा एक पेपर रुका है, हाँ उसमें मैं एब्सेंट मार्क हुआ हूँ और पता नहीं क्यों मैं पेपर दे के आया हूँ। ठीक है जी, एब्सेंट मार्क हुआ, मैं गया, मैं लड़ाई वड़ाई की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है जी, मेरे भाई ने 3 पेपर नहीं दिए, उसके नंबर आ गए। ठीक है ना, 50, एक में 50 आए, एक में 52 आए, एक में 53 आए। मैंने कहा जाओ ये चेंज कराओ, कहते क्यों कराऊं, आ गए तो आ गए, खत्म। तो अल्लाह ताला ने वो बैलेंस आउट कर दिया। ठीक है जी, हाँ लेकिन सीए में क्वालिफाई कर गया। अच्छा जी, सर याद रखिएगा जहां रिस्क है वहां प्रीमियम है। क्या है? तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा रिटर्न। क्या होता है?
एक्स्ट्रा रिटर्न। अब आओ सवाल पे, मुझे बताओ खतरा कौन लेता है, शेयर होल्डर्स या डेट होल्डर्स? एक कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है 9 मिलियन, 9 मिलियन, उसमें डेट 40% है और इक्विटी 60% है। डेट वाला जो है वो 10% का रिटर्न मांग रहा है, इक्विटी वाला 5% नहीं मांग रहा, इक्विटी वाला 5% ज्यादा मांग रहा है। ऐसा क्यों, क्या लिखा है वर्ड? वैक निकाल देना सर, शाबाश जी। कितना? 13% पक्का? अच्छा, जब भी आप वैक निकालो ना तो एक चीज का इत्मीनान कर लिया करो कि वैक का रेट इक्विटी के रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट कितना? 15%, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और लोन के रेट से कम नहीं हो सकता। ये इन दो के बीच में कहीं आ रहा होगा। ऐसा मुझे बताओ हमारे पास कितना कैपिटल एम्प्लॉयड? 9 मिलियन। इस 9 मिलियन के कितने हिस्से मेरे बच्चों? 2 हिस्से। इसमें 40% डेट, इसमें 60% इक्विटी। 40% कितना होता है? और ये कितना है? 6.3 मिलियन। अच्छा, 5.4 मिलियन। अब मुझे वैक निकालना है सर, तो मैं क्या करूं? सर 3.6 मिलियन पे 10% का रेट, और 5.4 मिलियन पे कितने परसेंट का रेट? 15% का, डिवाइडेड बाय 9 मिलियन जी। कितना मेरे बच्चों? 13%। डन है? पक्का? हम बढ़े एक स्टेप और आगे, बढ़ जाए। अच्छा, अब जरा गौर से एक टेक्निकल चीज, यहां तक साथ हो, साथ हो इधर, पक्का? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। हर 2-3 सवाल के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर उस पर सवाल, फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट। आपकी किताब में वैक के टोटल 8 सवाल दिए हुए, ठीक है? वो करने के बाद आप पेपर में जाके कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है? तो जो करा रहा हूँ साथ साथ करते जाना, ठीक है जी? दिमाग में रखना ही। पेपर अगर मैं जो चीजें लिखी हुई ना किताब में चीजें पूरी करके जानी है, ठीक है? लेकिन उसमें सवालों की जो क्वालिटी है ना वो हल्की है, ठीक है? अच्छा जी, सुने जरा दोस्त, मेरा एक सवाल है सर आपसे, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के पास जितने करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, वर्किंग कैपिटल बच जाता है। एक बंदा कहता है वो तो ठीक है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें। क्यों निकाल दें, क्या जरूरत पड़ी? वर्किंग कैपिटल है क्या? मैं सुनो, लोग करंट एसेट्स अपने पास क्यों रखते हैं? वेरी गुड सर, ताकि जब खर्चे करने का टाइम आए तो हम खर्चा कर सकें। ऐसा छोटे मोटे खर्चे चाहिए, लोगों को तनख्वाहें देनी है, मटेरियल खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, छोटे मोटे खर्चे। छोटे मोटे का मतलब है जो जल्दी पेमेंट वाले खर्चे, उसके लिए हम क्या रखते हैं अपने पास? मुझे पता है ना कि मैं भी इन्वेंट्री खरीदूंगा 2 महीने बाद पैसे देने, तो मेरे पास पैसे आज मौजूद होने चाहिए। एक हिसाब है जनरल। इसका मतलब करंट एसेट्स रखे जाते हैं इमीडिएट पेमेंट्स के लिए। इमीडिएट पेमेंट का मतलब है वो जो 1 साल में ड्यू हो रही है, ऐसा। इसलिए करंट एसेट्स हम क्या करते हैं, कहते हैं किसको? वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा। करंट एसेट्स की लाइफ कितनी होती है? 1 साल या उससे कम। करंट लायबिलिटीज क्या है? वो अमाउंट जो 1 साल में पे होने, ऐसा। मुझे 1 साल में पैसे पे करने 60, और मेरे पास सर 70 रुपए पड़े हुए, क्या मैं एक सुकून वाली पोजीशन में हूं या एक बदसुकूनी में हूं सर? सुकून में। सुकून में डिपेंड करता है, वो आगे जाके हमने सारे मामला देखने कि भाई वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इंडस्ट्री के नॉर्म्स देखने हमने। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं बिल्कुल एक प्लेन रीडिंग इसकी करूं तो 60 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट मेरे पास एसेट्स कितने पड़े? 70 रुपए के पड़े, ऐसा। इसका मतलब है अगले 1 साल में तो मुझे कोई लिक्विडिटी का मसला नजर, तो लोगों का वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना ये इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव 10 रुपए होना इंडिकेट करता है कि अगले 1 साल में इस कंपनी को लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसी हद तक चीजों को देखूं तो मुझे तो ये लगता है कि वर्किंग कैपिटल 0 होना चाहिए। ऐसा है या नहीं? आइडियली 0 होना चाहिए। क्यों? करंट एसेट्स रखो ही उतने जितने कि आपको
करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए पैसा चाहिए। आगे हम जाके इस पूरी थ्योरी को उलट कर देंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जितना मैंने पढ़ा है उससे तो यही लगता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्या मैंने कहा? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अगर एक वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स कि अगले 12 महीनों में कंपनी को लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होगा। अब सुनना जरा दोस्त, एग्जामिनर ने बनाई एक बैलेंस शीट। एग्जामिनर आपको बिल्कुल आज तंग करने के मूड में, उसने कहा मैं रखता हूं इधर फिक्स्ड एसेट्स 90 रुपए के, इधर मैं रखता हूं करंट एसेट्स से 20 रुपए के, कितना हो गया? 110। मैं इधर रखता हूं जनाब कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन। ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड में एक चीज होगी इक्विटी, एक चीज होगा लॉन्ग टर्म डेट। ऐसा भैया मैं रखता हूं जनाब, ये रखता हूं जनाब से 50 और 50। ठीक है, कितना? 50 और, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होगी सर हमारे पास? 10 रुपए। ऐसा, और ये मिला के कितने हो रहे हैं? एग्जामिनर ने अपने सामने एक बैलेंस शीट बनाई जिसमें फिक्स एसेट्स रखे कितने? 90। 20 रुपए के करंट एसेट्स रखे, दूसरी साइड पे 50, 50 और 10 रुपए रखे। एग्जामिनर सवाल बना रहा है, उसने कहा अच्छा मैं बच्चों को दूंगा फिक्स्ड एसेट्स 90 रुपए का, मैं बच्चों को दूंगा वर्किंग कैपिटल कितने का? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितने का? 10 का। और मैं कहूंगा जनाब कंपनी का डेट इक्विटी 50-50% है। ऐसा कितना? डेट इक्विटी 50-50%। उसने क्या क्या दिया? फिक्स्ड एसेट्स दिया, साथ में क्या दिया? वर्किंग कैपिटल दिया, और क्या बता दिया आपको कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या है? 50-50। साथ में एक और भी चीज दी, टोटल एसेट्स 110 के। ऐसा, ये इंफॉर्मेशन आपको दी। एग्जामिनर ने कहा हमारे पास जो इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट है, क्या चीज? इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट, उसको मैं नाम दूंगा आइंदा के बाद केई। केई क्या है? इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट, उसको मैं आइंदा के बाद क्या नाम दूंगा? केई। एक वर्ड होगा हमारे सामने केडी, ये क्या है? लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लोन का रिक्वायर्ड रेट। ऐसा, आइंदा के बाद मैं ये वर्ड यूज करूंगा, केई शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट, केडी डेट होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट यानी इंटरेस्ट। ऐसा, एग्जामिनर कह रहे हैं केई 15% है, केडी 10% है। सवाल आपके सामने, ये सवाल है, ये सवाल है। एग्जामिनर ने कहा फिक्स एसेट्स कितने हैं? 90 के। टोटल एसेट्स कितने हैं? वर्किंग कैपिटल कितना है? 10 रुपए का। एग्जामिनर ने कहा वैक निकालो, निकालो। अच्छा, ये जलालत नहीं करना, ये 50 यहां से उठा, यहाँ 50 उठाया और वैक निकाल के दे दी। ये कैलकुलेट करो खुद से, अज्यूम करो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आप अज्यूम करोगे। चलो जी शाबाश। कितना? 12.5 पक्का? अच्छा, कैसे निकाला है 12.5%? ये ऐसे निकाला कि मैंने बनाई सबसे पहले इसके जवाब में एक बैलेंस शीट। मैंने कहा एग्जामिनर ने फिक्स्ड एसेट्स दिए हमें कितने के? 90। टोटल एसेट्स दिए हमें कितने के? तो टोटल एसेट्स यहां भी 110 होगा, दोनों तरफ 110 110 होगा। यहां करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर है कितने की? 20 की। अगर करंट एसेट्स 20 है तो एग्जामिनर ने मुझे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ कितने का? 10 का। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये कह रहा है ये बराबर है किसके? करंट एसेट्स कितना है? 20 का। करंट लायबिलिटी कितना है? नहीं पता, ये बराबर है 10 के। तो करंट लायबिलिटी बता सकते हो कितने की? पक्का? ये इधर उधर करना आता है ना, ये यही वाला मैथ्स में औजन कह रहा था, ये किसी को इधर उधर करने में तो मसला नहीं है ना। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, क्या आ रहा है सर मेरे पास? सर मेरे पास क्या आ गया सर? कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी कितने का? 10। और ये कितने का आ गया? बैलेंसिंग फिगर कितना? 100। अब मुझे पता है कि मेरा डेट इक्विटी रेशियो 50-50 है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ।
आप यकीन करें इससे आसानी से काम पता है क्या हो सकता था? इससे आसानी से काम क्या हो सकता था बताओ? मैं टोटल एसेट्स निकालता, उसमें से डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज माइनस कर देता। ऐसा दूसरा तरीका ये कि आप इन दोनों को ऐड कर दें, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते, तब भी क्या आ जाता तुम्हारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमेशा बराबर होगा। फिक्स्ड एसेट्स में क्या शामिल है? फिक्स्ड एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल में क्या शामिल है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? और तो सुनना, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बराबर है किसके? कैपिटल एम्प्लॉयड के। सर फिक्स्ड एसेट्स तो हमें पता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऐसा ये बराबर है किसके? कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स क्या हो जाते हैं? टोटल एसेट्स में से। ऐसा अब आइंदा के बाद पेपर में सर अगर इस तरह का सीन हो तो मैं डायरेक्ट उठा के कर सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा एक बच्चे ने और, रोहन बिल्कुल सही कह रहे हो यार, माशाल्लाह बच्चे फुल सेट तेज चल रहे हैं, वेरी गुड। आपको पता है मुझे इतनी खचल ख्वारियां पालने की जरूरत भी नहीं। जब एग्जामिनर ने कह दिया कि डेट इक्विटी रेशियो बराबर है, तो मैं इसका सिंपली एवरेज ले लेता, तब भी 12.5% आ जाता। नहीं सोचो, नहीं सोचो, यही सोचो, यही करो जी, यही करो, छोड़ दो। ऐसे ही दिल में आ रहा था, गलत बात है, छोड़ो। हैं क्या चेंज कर दूं? सवाल दे रहा हूं ना, रुक जाओ। जी दोबारा बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ, टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटीज हटा दें तो क्या बच जाएगा? वो पैसा बच जाएगा जो शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स लाएं, ऐसे ही। अच्छा मैंने क्या किया, एक छोटी सी इक्वेशन बनाई, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बराबर है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कहा प्रूफ करते हैं सही है या नहीं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस, इसका मतलब है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बराबर है किसके? कैपिटल एम्प्लॉयड के। मेरे बच्चों अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकालूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। मुझे बताओ क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए? इसी से तो वैक निकलेगा। ऐसा है कि नहीं है? या अभी भी वो कॉस्टिंग वाला मामला चल रहा है? 5 क्लासों बाद समझ आएगा। सही चल रहा है ना? तला तला नाम है, तहा नाम है, तला सही चल रहा है मेरा बच्चा। बड़े हम आगे। अच्छा जी आए जरा आप एक सवाल का जवाब दे। बड़े चलो अब एक हल्का सवाल देता हूं, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है थोड़े से टुन लोग हो तुम लोग हैं। क्या कह रहे हो? चलो एक अपना सवाल बना के दे रहा हूं, हल्का, बिल्कुल हल्का। सुने सुने जी सुने, कंपनी का फिक्स्ड एसेट 6 मिलियन रुपए के, कंपनी की वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन रुपए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 40/60 है। मुझे वैक निकाल के दो। क्या करूं सर? सबसे पहले क्या निकालूं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? सर फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर दें, वर्किंग आ जाएगा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो साथ में तुम्हारा पर्सनली मसला देख लेता हूँ जी। कुछ का 13.6 आ रहा है, इनफैक्ट सबका 13.6 आ रहा है, एक बच्चे का सिर्फ 12.4 आ रहा है, 12.4 आ रहा है।
13.6 पक्का। आओ चलो देख लेते हैं। मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा। $6 मिलियन प्लस 1 मिलियन कितना हो गया ये? 7 मिलियन। ऐसा इस 7 मिलियन के दो हिस्से, इसमें से 40% डेट, 60% इक्विटी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 2.8 मिलियन का कॉस्ट कितना है, प्लस 4.2 मिलियन की कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय, अब बताओ क्या आ रहा है ये 12.4 किस तरह आ रहा था। अच्छा 16 आपने 2.8 में डाल दिया और 4.2 में आपने 10, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, पक्का बढ़े आगे बढ़े। अच्छा अब एक मुश्किल डिस्कशन, दिमाग हाजिर है? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? जलील नहीं करूंगा, वाकई कर लिया था। चलो प्यारे बच्चों, बोर्ड असर नमाज, असर नमाज कितने बजे होती? 6:30। अच्छा मैं 6:15 ऑफ कर दूंगा, आप लोग सुकून से नमाज पढ़ लेना, ठीक? अच्छा मैं लॉजिक समझा देता हूं दोबारा। मुझे बताओ सर, कंपनी के पास करंट फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए 6 मिलियन के, और 1 मिलियन रुपया ऐसा है जिसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस हो चुकी हैं। इसका मतलब है कंपनी के टोटल एसेट्स ये वो हैं जो कौन लेकर आया है, शेयर होल्डर और डेट होल्डर। इसमें से शेयर होल्डर का हिस्सा है 60%, डेट होल्डर का हिस्सा कितना है 40%। 60% वाला बंदा 16% का रिटर्न मांग रहा है, और 40% यानी 2.8 मिलियन वाला बंदा 10% का रिटर्न मांग रहा है। तो सर कंपनी को 7 मिलियन रुपए पर टोटल कमाई कितनी करनी है? 13.6 पक्का। अच्छा सुनो सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो सारी चीजें, गौर से सुनो बेटा, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे देख लो यार। सर ये कंपनी है, अच्छे तरीके से सुनना, ये मिस्टर ए है। ए ने कंपनी को दिए 10 रुपए, कितने? कंपनी के पास कितने चले गए? कंपनी के अंदर 10 रुपए पड़े हुए, 10। कंपनी इसको आगे इन्वेस्ट कर रही है और कमाई कर रही है, शेयर होल्डर ही है, इसमें कोई डेट होल्डर नहीं है। कंपनी इसमें से 2 रुपए कमा रही है, कितने? 10 रुपए इन्वेस्ट करके कितने कमा रही है? 2 रुपए। ये बंदा अपना रिक्वायर्ड रेट मांग रहा है 20% का। कंपनी क्या कर रही है, ये 2 रुपए इसको डिविडेंड के तौर पे दे रही है। क्या ये बंदा खुश है? इसने इन्वेस्ट कितने किए, कितने परसेंट का रिटर्न मांग रहा है? क्या 10 रुपए का 20% 2 रुपए बनता? क्या कंपनी इसको 2 रुपए कमा के दे रही है? ये खुश है, कंपनी भी खुश है, ये भी खुश है, ऐसा? गौर से सुनो, हम भी खुश हैं सर। इसकी जिंदगी में आया एक बंदा, ये बंदा है बी। बी ने ए को कहा ये शेयर मुझे दे दे। ए ने कहा नहीं यार, ये 10 रुपए का शेयर है, मैंने खरीदा हुआ है, 2 रुपए मिलते हैं, सुकून से जिंदगी गुसर बसर चल रही है, भाई मैं नहीं बेचूंगा ये। बी ने कहा थोड़े पैसे ऊपर ले दे दे। ए ने कहा नहीं यार, ये मैंने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ना, वो 20% का रिटर्न दे रही है, मैं खुश हूं। बी ने कहा यार मुझे दे देना, मैं भी तो कमाना चाहता हूँ 20%। ए ने बी को शेयर बेच दिया 12 रुपए में, कितने में? 12 रुपए में। ऐसा बी ने कितने का खरीदा ये? जब ए ने 12 का बेचा होगा मनुष्यों, तो बी ने भी 12 का ही खरीदा होगा ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ऐसा है? अब सुनो, बी ने खरीदा 12 रुपए का, कंपनी के पास कितने पैसे हो गए सर? अब कंपनी के पास 10 ही पड़े हुए। कंपनी के पास कितने पड़े हुए? कंपनी के पास पैसे नहीं बढ़े। अब बताओ इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 12। ऐसा डिफरेंस आ गया दोनों में। क्यों? बी को लगा ये शेयर बहुत अच्छा है, बी ने क्या किया?
महंगा खरीद लिया, कंपनी को तो पैसे नहीं दिए ना, पैसे किसको किसको दिए? ए को दिए, ए को दिए। कंपनी के पास अभी भी कितना पड़ा हुआ है? 10 रुपए पड़े, लेकिन बाहर लोगों को लगता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है? 12। ऐसा? हाँ बिल्कुल रोहन यही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अब सुनो, प्रेम पे खरीदा, प्रीमियम पे। अच्छा, PREM लिखा है तो मैं उसको क्या बोलूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने जो ये शेयर इशू किया, ये प्रीमियम पे इशू किया है? कंपनी ने तो दिया ही नहीं है ना भाई। कंपनी ने तो एक दफा शेयर इशू कर दिया, ए के पास चला गया, कंपनी के पास 10 रुपए ही पड़े हुए हैं। ये शेयर होल्डर जो आपस में खरीद बेच कर रहे हैं, इसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताओ सर, बी ये उम्मीद रख के बैठा है कि कंपनी इसको भी कितने का रिटर्न देगी? 20% का रिटर्न देगी। कंपनी में भी कितने पैसे पड़े हुए? कंपनी ने अभी भी 2 रुपए कमाए, 2 रुपए इसको दे दी। अब ये कंपनी को गालियां दे रहा है कि मुझे तो 20% का रिटर्न चाहिए। अजीब बगैरत लोग हो, 12 रुपए में 20% कितना बनता है? 2 रुपए 40 पैसे। अजीब बकवास लोग हो, कंपनी को गालियां दिया जा रहा है। कंपनी ने कहा भाई हमें क्या पता यार, तुमने शेयर 12 रुपए का खरीदा है। उसने कहा नहीं, तुम नालायक कंपनी हो, तुम जलील कंपनी हो, मैं मार्केट में सबको बताऊंगा कि ये जो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट नहीं देता। कसूर किसका है इसमें? कंपनी का। कंपनी को ये पता होना चाहिए कि उसका शेयर होल्डर इस वक्त कितने रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ। कंपनी का शेयर होल्डर कभी भी अपनी बुक वैल्यू पे रिटर्न नहीं मांगता। किस में मांगता है? मार्केट वैल्यू पे मांगता है। ऐसा? अगर मैंने आज एक शेयर खरीदा है सर 12 रुपए का, तो मुझे रिटर्न भी किस पे चाहिए? अब इसका मतलब ये है कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू अगर 12 रुपए चल रही है और शेयर होल्डर अब भी 20% मांग रहा है, तो कंपनी का टारगेट बढ़ गया। कंपनी को क्या करना है? 2 रुपए नहीं कमाने, बल्कि 2 रुपए। तो मुझे बताओ सर, कंपनी जो टारगेट अपना बनाती है, वो किसके हिसाब से बनाती है? ओरिजिनल शेयर होल्डर के हिसाब से या करंट शेयर होल्डर के हिसाब से? करंट शेयर होल्डर को तो शेयर 12 रुपए का पड़ा। ऐसा? तो इसका मतलब है सर, आज के बाद जब आप टारगेट रिटर्न निकालेंगे तो वो बुक वैल्यू से नहीं निकालेंगे, बल्कि मार्केट वैल्यू से निकालेंगे। कंपनी को सबसे पहला काम अब क्या करना है? ये पता करना है कि उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है। फिर वो अपने शेयर होल्डर से पूछता है कि इस मार्केट वैल्यू पे तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या रिटर्न दिया जाए? वो कहता है मुझे इस मार्केट वैल्यू पे 20% का रिटर्न चाहिए। तो कंपनी का टारगेट क्या होगा? 20% कमाना। किसके ऊपर? अत्ता के बेचारे के पास इस वक्त पड़ा हुआ क्या है? सिर्फ 10 रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन रिटर्न किस पे कमा के देना है इसको? ये सोच के कि भाई मैं 12 रुपए का 20% कमा के दूंगा। ऐसा? अब बताओ कंपनी का टारगेट कैसे आएगा सर? क्या देख के आएगा? बुक वैल्यू, पुरानी वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। हम ये देखेंगे शेयर होल्डर ने जो आज शेयर्स खरीदे उनकी मार्केट वर्थ क्या है। वो बंदा सोच क्या रहेगा, मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। आज मैं जाके OGDC का, सुनो मिसाल के तौर पर मैं यूनिलीवर्स का शेयर खरीदता हूँ 16,000 रुपए का। अब तो खैर डीलिस्ट हो गई है। एक शेयर कितने का था? 16,000 का। यूनिलीवर का मैं शेयर खरीदा 16,000 रुपए का। मैंने यूनिलीवर को कहा मुझे 20% का रिटर्न चाहिए। यूनिलीवर ने मुझे 2 रुपए का रिटर्न भेजा। मैंने कहा मनुष्य 16,000 के शेयर पे 2 रुपए का रिटर्न? उसने कहा 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का रिटर्न है। मैंने कहा भाई 10 रुपए का शेयर तो जो कायदा मोहम्मद अली जिन्नाह के अब्बा के साथ जो बंदा कंचे खेलता था उसने खरीदा होगा। अभी क्या टाइम हो गया? अभी तो भाई 16,000 का शेयर हो गया, तो मुझे आज के हिसाब से रिटर्न चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी किसके हिसाब से रिटर्न देती है? मार्केट के हिसाब से। ऐसा है? अब बताओ सर, शेयर होल्डर अपना रिक्वायर्ड रेट किसके हिसाब से मांगता है? मार्केट के हिसाब से। किसके हिसाब से मांगता है? मार्केट के। मेरे अब्बा के पास एक मकान था, उसकी टोटल जो अब्बा ने खरीदा था ना, वो खरीदा था 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। एक 200 गज का मकान था, 120 रुपए में खरीदा, जमाने कदीम में। ठीक है जी, जी जी। अब्बा मेरे बहुत पुराने थे। ठीक है जी। इंतकाल हो गया अब तो। इंतकाल भी कब हुआ? 2003 में हुआ। हाँ 2002 2003 में। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो अब्बा के पास मकान था, अब्बा ने किसी जमाने कदीम में खरीदा था 120 रुपए में। उसका रेंट आता था 4-5 रुपए, 2 रुपए रेंट आता था। अब वो मकान हमारे पास है, मिसाल के तौर पे उसकी वर्थ है करोड़ों रुपए की। अब अगर तुम्हें 2 रुपए का रेंट दे बंदा है, और वो कहे कि मुझे क्या पता है, तो अब बताओ सर, रिटर्न इन्वेस्टर किस पे मांगता है? मार्केट वैल्यू पे मांगता है या बुक वैल्यू पे मांगता है? मार्केट वैल्यू पे मांगता है। बात समझ आती है? तो कंपनी के लिए क्या जानना जरूरी है? इस वक्त शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, और फिर उसके हिसाब से रिटर्न देना। ये बात समझ आती है? अच्छा, ये कॉपी कर लो सर, शाबाश।
कम हो तो कम, खत्म। जैसे एक जबरदस्त कंपनी है, बैंक है, कौन सा बैंक? सर ऐसे तो कंपनी को नुकसान नहीं, क्योंकि पैसे आए ही नहीं और अब देने ज्यादा है। बिल्कुल देने ज्यादा है भाई। हम कंपनी की मैनेजमेंट को कहते हैं जब ये काम नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, उतर जाओ, कोई और पैसे लेगा, हमारे पैसे कमा के दे देगा। ठीक है जी। जी, एक पॉइंट पे आके जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू होगी वो हम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज जरा गौर सुनना, मैं फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो क्या सोच के इन्वेस्ट करता है कि जो मैं आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आज मार्केट वैल्यू है, मुझे रिटर्न किस पे चाहिए? उस पे चाहिए। तो सर याद रखना, एक कंपनी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसके हिसाब से वो रिटर्न देगा। अगर वो कामयाब नहीं होता इसके अंदर तो कंपनी को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बात समझ आती है? अच्छा जी सर, फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी, नहीं भाई, ये किसने कह दिया? फिक्स्ड एसेट्स नहीं, डेट प्लस इक्विटी के साथ जो तीसरी चीज होती है वो करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स बराबर नहीं होते। मार्केट वैल्यू सीडीसी से डिटरमिन होती है। नहीं 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 नहीं, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कहां से पता चलती है? स्टॉक एक्सचेंज से। खत्म, स्टॉक एक्सचेंज से। इस सब्जेक्ट में आप इतनी सारी चीजें सीखोगे, हमने भी बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातें की। स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, कैसे मालूम होगी? ब्रोकर को फोन करो, सही मैं शेयर बेच रहा हूं, वो आपको बता देगा ये रेट चल रहा है, देना है शेयर। आप उसको कहोगे मुझे खरीदना है, वो कहेगा जी ये रेट चल रहा है, आप कहोगे भाई ये क्यों, देने के रेट अलग लेने के अलग। कहा भाई सीधी सी बात है, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, जिससे आप खरीदना चाह रहे हो अलग। क्योंकि तो एक वक्त में एक शेयर के 10 कीमतें चल रही होती। एक जमाने में शेयर बेचना शुरू किए, ठीक है जी, शेयर बेचना शुरू किया, 150 रुपए से मैंने बेचना शुरू किए कि आखिरी शेयर मैंने बेचा तो 147 रुपए पे आ चुका था। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि शेयर की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। गौर से एक चीज सुनना, एक बड़ी जलालत वाली चीज तुम्हें बता रहा हूं, पता नहीं तुम लोग को समझ आया नहीं है, लेकिन एक चीज समझाता हूं। कुछ शेयर्स की ना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, खरीद बेच होती ही नहीं है, लोग ही इतने कम है, वो शेयर को खरीदता ही नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? अब एक शेयर में खरीद बेच हो रही है तो आपको पता है कि यार इसकी मार्केट वैल्यू ये, एक शेयर में खरीद बेच ही नहीं हो रही। फिर मैं सुनाता हूं तुम्हें एक चीज, स्टॉक मार्केट करती क्या है, आखिरी बंदा जो खरीदने आया था ना एक पर्टिकुलर रेट पे शेयर, और उसको नहीं मिला, उसने कहा मुझे खरीदना नहीं मिला, वही मार्केट वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े थे शाताज शुगर मिल्स के शेयर्स, बड़ी अजीब सी कंपनी थी, लिस्ट हो गई थी। हमारे पास कुछ जो है ना वो 1.6 मिलियन शेयर्स पड़े हुए थे हमारी कंपनी के पास, वो हमने खरीदे थे 24 रुपए की। हमारा एक कंपेटिटर था, वो हरामखोर करता क्या था, ट्रेडिंग नहीं होती इन शेयर्स में, वो हर डे एंड पे आता था और कहता था 24 की जगह शेयर मुझे 23 रुपए में चाहिए। अब हमने बेचना ही नहीं है। अब जब हमने बेचना ही नहीं है तो क्या होता था, 1 रुपए मार्केट वैल्यू गिर जाती थी। हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रोज बनाते थे, रोज हमें लॉस हो रहा है, 1.6 मिलियन रुपए का लॉस, क्यों? 1 रुपए कीमत गिर गई। फिर अगले दिन आया, उसने कहा मुझे 22 का खरीदना है, ठीक है जी, फिर 1 रुपए का लॉस। अब वो करते करते ना 16 तक आ गया था। हमने ब्रोकर को फोन किया, हमने कहा संभालो इस पागल के बच्चे को, ये कल आके 2 रुपए की कीमत लगा देगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर हमने एससीपी को कहा, तो एससीपी ने फिर हमें इजाजत दे दी कि हम उसको कॉस्ट पे कैरी करें, हम उसको फेयर वैल्यू पे कैरी ना करें। बड़ा मसला हुआ था। ठीक है जी, तो याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में बाज़ औक़ात इस तरह के मसले आते हैं। आमतौर पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, फेयर वैल्यू आपको मालूम हो जाती है। अब मुझे बताओ सर, किसी शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, कहां से मालूम करें? सर कैसे, स्टॉक एक्सचेंज से कैसे मालूम करें? वेबसाइट खोल ले, ब्रोकर को फोन कर ले, चला जा भाई उसके पास। सही है जी, पीएसएक्स बिल्कुल सही। हाँ सर, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कर रहा था ना वो मैनिपुलेट, रोज आगे और हमखोर एक कीमत लगा के चला जाता था। तो सर हमें भी ये करना चाहिए था कि हम किसी और से कीमत लगवा देते, नहीं लगवा सकते थे, हैं? क्यों नहीं गलत कर रहा था? जब मुझे उसको पता है कि मैंने बेचना नहीं है, वो रोज आके कीमत लगाता था 22 रुपए देने, मैं कहता था नहीं, वो कहता था अब आपका कीमत ये है। बहुत इसमें मसले हुए थे। हमने सोचा कि हम एक जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हम एक बोगस बिडिंग करते हैं, हम भी आके कीमत लगा देते हैं, एससीपी वहां रोक देता था हमें। ठीक है जी, तो इससे बहुत सारे मसले होते थे इसके अंदर। लेकिन ये याद रखना
आमतौर पे शेयर की मार्केट वैल्यू पता चल जाती है। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, एक इंतहाई बड़ी गलाजत, ठीक है जी। से मैं ये 4 बच्चे लेता हूँ, नाम आरिश, फसी, उमैर और अरशान। ये चार लोग हैं, और सुनना, आरिश, फसी, उमैर और अरशान, ये 4 लोग गए और एक ब्रोकरेज हाउस में बैठ गए। इन्होंने मंगवाया चाय पराठा, ठीक है जी, और ये चाय खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। इसने एक शेयर उठाया 2 रुपए वाला। कितने वाला? 2 रुपए का एक शेयर, हैदर कंस्ट्रक्शंस, खत्म तरीन कंपनी। 2 रुपए का शेयर उठाया इसने, 5 लाख शेयर, ठीक है जी। इसने कहा मुझे 5 लाख शेयर बेचने हैं 2 रुपए 10 पैसे। फसी ने कहा मैं खरीदने को तैयार हूं। फसी ने 2 लाख शेयर्स खरीद लिए, कितने? 2 रुपए 10 पैसे में 5 लाख शेयर्स। उमर ने कहा मैं 2 रुपए 20 पैसे में खरीदने को तैयार हूं। फसी ने इसको बेच दिया। अब ये चारों एक ही जगह बैठे और ये सारा मामला चल रहा है किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे, नजर आ रहा है बोर्ड पे। इससे 2 रुपए 30 पैसे का खरीद लिया उमर ने, अरशान ने जो है वो फिर इसको 2 रुपए 50 पैसे का बेच। अब एक वो कोने वाला तला बैठ के देख रहे, 2 रुपए का शेयर एकदम से 2 रुपए 50 पैसे पे जा चुका है। यार ये तो कोई टाइट शेयर है? तला ने कहा मैं 2 रुपए 60 पैसे में खरीदने को तैयार हूं। हमने 5 लाख शेयर इसको 2 रुपए 60 पैसे में पकड़ा है और हम अपना चाय पराठा खा के बाहर, ठीक है जी। इतनी 2 नंबरियां होती हैं स्टॉक मार्केट में, आपकी सोच है, ठीक है जी। उसको कहते हैं वॉश ट्रेड। क्या कहते हैं? वॉश ट्रेड कहते हैं। है ही नहीं, कोई ट्रेड ही नहीं। हम चारों मिलकर दुनिया को लल्लू बना रहे हैं और आके एंड में फंसा कौन? उसने कहा यार ये चल के आ रहा है 2 रुपए वाला शेयर। आइंदा के बाद याद रखो, जब ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको एक शेयर ऐसे शूटअप होता हुआ नजर आ रहा है, उंगली नहीं करना उसमें, ठीक है जी, देखते रहना बस उसने एक सीलिंग को टकरा के वापस आना। वो किसी न किसी को चिपका के निकल जाता है। छोटा इन्वेस्टर फंसता ही यहाँ पे। वो घर से पैसे लेके निकला होता है, 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 20 पैसे, 30 पैसे, 40। अरे मैं घुस जाता हूँ तो 2 रुपए 20 पैसे में सोच रहा होता, 2.30, अरे यार मिस कर दिया। 2 रुपए 30 पे घुस जाता हूँ, 2.40 हो, यार मिस कर दिया। 2.40 पे घुस जाता है, फिर बस वो घुसा रहता है, निकलता नहीं है, ठीक है जी। तो खैर मैं आपको इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आप ऐसे पढ़ोगे। फिर इसको इंडेक्स कंट्रोल कैसे करता है हमने डिस्कस कर डन। अब मुझे एक बात बताओ सर, मार्केट वैल्यू इज द की, ठीक है, बुक वैल्यू नहीं। अच्छा जी, अब सुनो, अब आओ जरा दोस्त, हैं चाय पराठा खाने की जरूरत क्या थी? ऐसे बैठे होते हैं लोग। आप यकीन करो, एक बंदे एक दिन मुझे काशिफ, अभी आपको प्रैक्टिस कराने आएंगे, काशिफ यहाँ टीचर भी है, भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, ठीक है जी, और बिजनेस पार्टनर भी रहा है मेरा। एक दिन उसने मुझे रात 2:30 बजे कॉल किया कि सर बिरयानी खानी है। मैंने कहा 2:30 बजे बिरयानी खानी है? कहाँ है बिरयानी? कहता सर मैं आपको डंडा बिरयानी खिलाता हूँ। कौन सी? डंडा बिरयानी। मैंने कहा डंडा बिरयानी क्या होती है? उससे कहा डंडा बिरयानी ऐसी बिरयानी होती है जिसमें कोई तेल वेल नहीं डलता, कोई घी नहीं डलता, उसके अंदर वो जो गोश्त की चर्बी होती है ना, वही जो है वो उसको उसका नेमुल बदल है, आप खाएंगे मजा आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, किधर है? सदर में। मैंने कहा सदर में कहाँ है भाई? कहता है एक मिलाद हुआ है उसमें। मैंने कहा आजा भाई, ठीक है। पहुंच गए 3 बजे रात को, डंडा बिरयानी खाई। मैंने कहा काशिफ ये किसका मिलाद है ये? कहता है एक बंदे का मिलाद है जिससे मिलाद करवाया। मैंने कहा यार सवाब का काम है यार, जबरदस्त यार, बिरयानी खिला दी, मिलवाए, ये हजरत है भाई। तो बाहर निकले, हमने कहा यार बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया है, तो ठीक ठाक पैसा इसका खर्च हुआ होगा। कहता हाँ यार ये बंदा जुआ चलाता है। अच्छा, जुआ चलाता है? जुआ चलाता है और हाँ भाई ये जुआ चलाता है, जो कमाता है उम्रे पे चला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये कि हज पे जाके गुनाह माफ, ठीक है जी, ये जाता है वहां डेबिट क्रेडिट बराबर करके वापस आ जाता है। और ये जो मिलाद कर रहा है ये एडिशनल है, ये तो सवाब है। कॉन्सेप्ट है लोगों के भाई। पाकिस्तान में आपको इतने हरामखोर मिलेंगे और उनसे बड़े, उनसे ज्यादा कसूर उन उलमा का है जो लोगों को ये बताते हैं कि यार आप हज कर लो तो आपके सारे गुनाह माफ। और भाई गुनाह वो माफ जो अल्लाह के हक में किया, किसी का आपने नुकसान किया वो तो गुनाह वो खुद ही माफ करेगा, वो कैसे माफ होगा? तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है भाई, चोरी करने के बाद आप हज पे चले जाओ,
ठीक है ना। एक बंदा, आपने बचपन में पढ़ा हुआ ना कि घर में जाके चोरी करता है, वो बच्चे के इलाज के पैसे रखे होते हैं माँ बाप ने, वो चोरी करके ले जाता है, अगले दिन बच्चा मर जाता है, वो आके बच्चे की कब्र पे चादर डाल देते हैं 30 रुपए की, फातिहा पढ़ के चला जाता है, सवाब भी हो गया है। चलें जी सर, गौर से सुनिए दोस्त। सर आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन अच्छा है सर। ये कह रहे फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्केट एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ हामिद लिमिटेड। इसके इक्विटी की बुक वैल्यू और डेट की बुक वैल्यू दी है, दोनों की मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, दोनों के रेट भी दिए हुए। वह किससे निकलना चाहिए? मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, बुक वैल्यू से नहीं निकलना चाहिए। डन। एग्जामिनर कह रहे दोनों से निकाल के दे दो, और उसका सवाल का बी पार्ट होगा कमेंट करो इसके ऊपर। क्या करो? तो कमेंट में आपने क्या लिखना है कि वह हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए किससे? मार्केट वैल्यू से, बुक वैल्यू से नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू करंट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर, करंट इन्वेस्टर जो है वो मार्केट वैल्यू को देख रहा है, तो कंपनी को रिटर्न भी किसके हिसाब से देना चाहिए? निकाल के दे मुझे, शाबाश। ज्यादा आ रहा है, कमेंट में लिखवा रहा हूं जी। होती है, थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना तो मैं पूरे लोन की मार्केट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, छोड़ो डिबेंचर को, एक मुर्गी 8 अंडे देती है, ठीक है, 100 रुपए की मिलती है। मार्केट में इस वक्त ऐसी मुर्गियां जो 9 अंडे देती हैं। हमारी मुर्गी कितने में जाएगी? 100 रुपए में जाएगी या 100 रुपए से कम में जाएगी? एक अंडे कम देती है ना। इसका मतलब है अगर आपके पास एक ऐसा बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन इस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो चुका है, तो हमारे उस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। ये हमने आगे पूरा चैप्टर है हमारे पास डेट वैल्यू, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखो कि डेट की मार्केट वैल्यू ज्यादा बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, ये दिमाग में। चलो जी, मार्केट के हिसाब से कितना आ रहा है? 17। अच्छा जी, चलो मैं निकाल रहा हूं पहले बुक वैल्यूज पे, या पहले चलो मार्केट वैल्यूज पे निकाल लें। नौ लाख 90 मल्टीप्लाई बाय 18.5% और 2,75,000 इंटू 11.55% डिवाइडेड बाय व्हाट? क्या आ रहा है? 16.99, सेफली 17%, ऐसा सही है ना यार? मैं अभी 17 ही लिख रहा हूं। बुक वैल्यू पे जाए हम सर। सर बुक वैल्यू है मेरे पास 6 लाख और 2.5 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितना? 11 पॉइंट। भाई मैं इस लेक्चर के तवज्जुद से कुछ टीचर्स को ये बोलना चाहता हूं, जो ये मेरे लेक्चर बाद में सुनेंगे और उसको कॉपी करेंगे, कि अब क्या अगर आपने कॉपी की तो मैं ये फेसबुक पर डाल दूंगा। ठीक है जी, कितना आ रही? 16। ठीक है ना, अब मैं खुद आगे डालूंगा और मैं आसरा नहीं करूंगा, ठीक है। पिछले अटेम्प्ट में एक बंदे ने हमारे लेक्चर नहीं चोरी किया, खाली हमारे वाकया भी चोरी कर लिए। उसके हिसाब से उसका भी एक काशिफ दोस्त था और डंडा बिरयानी खाने गया था। ठीक है जी, हैं? मुझे चाहिए भी नहीं है उसकी कोई चीज। चलो जी, बड़े मांगे दोस्त। अच्छा जी, मार्केट वैल्यू पे 18.29 आ रहा है। अच्छा देखो, कंप्यूटेशन मिस्टेक की होगी कोई तुमने बेटा। अच्छा, कमेंट्री क्या होगी सर? इन्वेस्टर्स रिक्वायर रिटर्न ऑन market values, so WACC should be calculated on
ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू या ऑन मार्केट वैल्यू। डन। मार्केट वैल्यू पे जब करूंगा तो डिवाइड बुक वैल्यू पे नहीं ना, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड भी उसी से ही करोगे ना यार, अलग क्यों लोगे। नेक्स्ट डे तो नहीं, कुछ 1 महीने के फासले से माफ कर दे, माफ कर दिया, लेकिन चलो खैर आसमान इंसान का बच्चा बन। चलो जी बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी हमारी कितने बजे तक क्लास है? अभी 6:15 नहीं हुए। चलो बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट अच्छे तरीके से एक चीज सुनना। सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। बड़े हम आगे ये कर लिया, अपने पास एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, ये आखिरी चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन की, और ये जनाब कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी अक्सर नहीं, असर तकरीबन ताखीर हो जाएगी। चलो खैर करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, अम्मा से 100 रुपए लिए और मैं जाके टमाटर खरीद के आ गया। कितने के? 100 रुपए के। मेरे पास एसेट्स कितने हैं? कैपिटल भी कितना है? शाम में एक बंदा आया, टमाटर खरीद के चला गया 120। टमाटर खत्म हो गया, अब क्या आ गया मेरे पास? कैश आ गया ना, पैसे आ गया ना भाई। कैश कितना आया? 120। कैपिटल तो मेरे पास अब भी कितना है? 100। लेकिन अब साथ में क्या आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। कितने का? 20 रुपए का। डन। अब बताओ कोई पूछे, अच्छा फिर मैंने 120 रुपए में अगले दिन फिर टमाटर खरीद, कैश चला गया, फिर क्या आ गया मेरे पास? बताओ मेरे कितने पैसे इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है? 120 रुपए। 100 थे, जो 20 कमाए मैं घर लेके नहीं गया, वो भी क्या कर दिया मैंने? इन्वेस्ट कर दिए। तो अब बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल? 120। ऐसा गौर से सुनना, 120। फिर मैंने प्रॉफिट कमाया 15 रुपए का, नहीं बांटा। तो इसका मतलब ये है कि सर जैसे जैसे मैं प्रॉफिट कमाता जाऊंगा और घर नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी इक्विटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो आइंदा के बाद कोई पूछे कि इक्विटी में क्या होता है, तो मैं कहूंगा इक्विटी में 2 चीजें होती हैं। एक होता है इक्विटी के अंदर कैपिटल, और एक होता है सारे रिजर्व्स। क्या? ये क्या होता है रिजर्व्स? क्या होता है? ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? रिटेन अर्निंग हमारे पास पड़ा है। अम्मा ने कहा कुछ पैसे शादी के लिए रख ले, हमने रिटेन अर्निंग से 5 रुपए निकाले, एक और डब्बे में डाल दिया, हमने कहा शादी रिजर्व। रिटेन अर्निंग कम हो गया और उसकी जगह क्या आ गया? शादी रिजर्व आ गया। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आपसे पूछे इक्विटी का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा खाली शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी इंक्लूड्स कैपिटल एंड ऑल द रिजर्व्स। ठीक है जी, किसी भी नाम से आए, रिवैल्यूएशन सरप्लस, सर फला रिजर्व, ढिमकाना रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कोई भी हो, क्या है वो? इक्विटी। ऐसा बताओ इस कंपनी की इक्विटी की बुक वैल्यू कितनी? 120। आपको कैसे पता चला कि ये बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं? बुक में लिखा है ना मनुष्य, तो बुक वैल्यू होगी ना। सर बुक में लिखा है बेटा, टी अकाउंट हमारी बुक्स होती है ना, उसमें जो वैल्यू लिखी है वो कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू होगी। अब मेरा सर आखिरी 2 सवाल आपसे, इक्विटी के कंपोनेंट्स कितने? कैपिटल एंड ऑल अदर रिजर्व्स। ऐसा, और जो वैल्यू बुक में से आ रही होगी वो क्या है? बुक वैल्यू। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होगी वो क्या है? बुक वैल्यू। ऐसा पक्का? चलो हम बस यही ऑफ करते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं अभी ग्रुप पे ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा विद वीडियोस, ठीक है? तो वो आप लोगों ने देखना है, रात तक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, सारे लोग हैं ना ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप पे? व्हाट्सएप का ग्रुप एक बनाते हैं ना हम, जिसमें हम छोटे छोटे, यार मेरे पेज पे लगा हुआ है, देख लो ना जाके। इसका पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।